नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के लिए आज दुखद दिन है। देश के लिए आज स्तब्ध कर देने वाला दिन है, क्योंकि जो किसी ने नहीं सोचा था वो आज हुआ है। अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, जिन्हें प्यार से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले दादा बुलाते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन हो गया है और उनका निधन प्लेन क्रैश में हुआ है। प्लेन क्रैश कहाँ हुआ? प्लेन क्रैश हुआ बारामती में, और बारामती वो जगह जहां एक सभा को संबोधित करने के लिए अजीत पवार पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है। अब एक तरफ जहां उनके समर्थक शोक में डूबे हुए हैं और साथ ही जाहिर है महाराष्ट्र के साथ साथ देश को एक बड़ी क्षति हुई है, देश की राजनीति को एक बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन राजनीतिक समझ, बेहतरीन राजनीतिक अनुभव अजीत पवार का रहा है। और यही कारण है कि फिलहाल अजीत पवार के निधन से हर कोई स्तब्ध है, हर कोई चौंका हुआ है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई सुबह जो हमने आपको दिखाई। अब लगातार इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो भी जारी हो गया है। कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। इसके अलावा कई नेताओं ने ट्वीट किया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी ट्वीट आया है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये क्रू मेंबर थी जो उस प्लेन में मौजूद थी। फिलहाल तस्वीरें जो सामने आई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई जब अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार अस्पताल पहुंचे और वो काफ़ी ज़्यादा भावुक नजर आए। ना सिर्फ रोहित पवार बल्कि कई ऐसे उनके समर्थक हैं जो रोते हुए दिखाई दिए। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सिक्योरिटी अधिकारी की तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं, और ये भी उस प्लेन में मौजूद थे जो प्लेन क्रैश हुआ। अजीत पवार समेत 5 लोगों की और जानें गई हैं, निधन हुआ है और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें आपको लगातार देखिए दिखा रहे हैं। जो लोग अजीत पवार से जुड़े हुए थे, ये बड़ी खबर देखिए आपको बता दे रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ सुबह 8:45 पर बारामती में ये निधन उनका हुआ है। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। अजीत पवार के साथ 5 लोग मौजूद थे, पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी, प्लेन स्टाफ, तमाम लोग मौजूद थे और किसी की भी जान नहीं बची। सभी का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिन्हें प्यार से दादा बुलाया जाता था, अजीत दादा पवार का निधन हो गया है। और इसे चाहे आप विपक्ष की तरफ से देखें चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से देखें, हर कोई फिलहाल इस खबर पर अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो सांत्वना है परिवार के प्रति, वो देता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 बजे ये जो प्लेन है इसने मुंबई से उड़ान भरी थी, ये जानकारी सामने आई, और 8:45 पर ये प्लेन बारामती में ही क्रैश हुआ। 2 बार बताया जा रहा है कि प्लेन ने लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन दोनों ही बार वो परमिशन रिजेक्ट होती है और उसके बाद ये जो प्लेन है ये क्रैश हो जाता है। ये जो विमान है ये क्रैश हो जाता है। 16 साल पुराना ये विमान बताया गया और इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भी सामने आई। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक जताया है और 3 दिन का राजकीय शोक महाराष्ट्र भर में घोषित कर दिया गया है। आज के लिए तमाम स्कूलों की छुट्टी जो है वो उसका ऐलान किया गया है सीएम फडणवीस की ओर से। 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। अजीत पवार के निधन पर शोक जताया गया है, चाहे वो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, इनकी तरफ से शोक व्यक्त किया गया है। और ये भी कहा गया है कि वो रवाना हो गए हैं परिवार से मिलने के लिए, बारामती के लिए, और जल्द ही वहां पहुंचकर परिवार के साथ मुलाकात की जाएगी। परिवार का ढांढस जो है वो बंधाया जाएगा
और उसके बाद तय किया जाएगा कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। ये कुछ तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये समर्थकों की तस्वीरें हैं। अजीत पवार को जमीनी स्तर का नेता कहा जाता था। अजीत पवार वो नेता थे जो अपने समर्थकों के बीच चाहे छोटी से छोटी समस्या क्यों ना हो, वो उस समस्या से भिड़ने के लिए, अपने समर्थक के लिए या अपने शुभचिंतकों के लिए हमेशा खड़े रहते दिखाई दिए थे। इस पूरे मामले पर अब सीएम फडणवीस का जो बयान सामने आया है, साथ ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो बयान सामने आया है, बिना देर के पहले आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले, देखता हूँ करता हूँ ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे, लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत। जी, तो ये भावुक होते हुए एकनाथ शिंदे भी नजर आए हमारे साथ। इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए मुंबई से एविएशन एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा जा सकता है कि क्या ये एक बड़ी लापरवाही का नतीजा हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं इससे पहले भी देखी गई है। क्या कहना चाहेंगे? किससे बात कर रहे हैं आप? जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि फिलहाल ये जो पूरा मामला सामने आया है, जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इसे क्या लापरवाही कहा जा सकता है सर? नहीं, लापरवाही तो नहीं है। तो बेसिकली वीआईपी फ्लाइंग थी और विजिबिलिटी काफी लो थी जी। तो कई बार पायलट जो है डिसीजन लेता है कि भाई मैं थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ, उसको लगता है कि मैं सेफली लैंड कर पाऊंगा, तो वो ट्राई करते हैं। आई थिंक ये वही मामला है। अभी तो मैं इसको बोलूंगा कि एरर ऑफ जजमेंट वाली बात लगती है मेरे को। जब इंक्वायरी होगी तो पता पड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी था, कुछ टेक्निकल फेलियर था या नहीं था,
वो बाद में पता पड़ेगा, पर अभी अपेरेंटली जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इसने लो विजिबिलिटी में लैंड करने की कोशिश की और उसमें कहीं ना कहीं शॉट पड़ गए लैंड में। सर पहले से क्या सिक्योरिटी चेक नहीं होता है? क्योंकि जाहिर है जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी बड़ी सुरक्षा मिलती है तो जाहिर है उससे पहले प्लेन का जो भी सिक्योरिटी चेक्स है वो किया जाता है। क्या इस मामले में उस कड़ी में लापरवाही देखी जा सकती है सर? नहीं, मुझे लगता नहीं कि सिक्योरिटी में कुछ लैप्स हुआ है, क्योंकि वीआईपी फ्लाइंग के पहले एयरक्राफ्ट की काफी अच्छी सिक्योरिटी चेक किया जाता है और जहाज भी ज्यादा पुराना नहीं था, 16 साल पुराना जहाज था और पायलट भी काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। केवल ये है कि भाई जब आप वीआईपी लेके जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक प्रेशर होता है, पायलट को पता है कि भाई जनसभा करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी ट्राई करते हैं कि अगर पॉसिबल है तो क्यों वापस जाएं और लैंडिंग करके अपना मिशन कंप्लीट करें। तो मुझे लगता है कि उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको अपना जजमेंट जो है वो लेना पड़ता है एज ए पायलट कि भाई मैं सेफली लैंड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सब वेरी करता है पायलट टू पायलट। तो हर पायलट का अपना एक विजडम होता है, वो अपना एक डिसीजन लेता है। आई थिंक उसी डिसीजन में कहने की गलती हुई है और ये हादसा हुआ है। ये भी जानकारी सामने आ रही है सर कि बताया जा रहा है कि मेडे कॉल जो होता है जो इससे पहले दिया जाता है, कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन इससे पहले भी हमने देखा है कि ऐसे कई मामलों में पायलट की तरफ से मेडे कॉल जो है वो दिया जाता है और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इस मामले में वो नहीं दिया गया। क्या हालात जो है वो ज्यादा गंभीर हो सकते हैं जिस स्थिति में ये प्लेन क्रैश हुआ होगा? मेडे कॉल कब होता है? जब पायलट को दिखता है कि कुछ बड़ा मेजर फेलियर हो गया और जहाज कंट्रोल से बाहर निकल रहा है, तो उस समय जो है मेडे कॉल दिया जाता है। जब आप खुद एक लैंडिंग कर रहे हो, खुद आप एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में कर रहे हो, तो उस समय मेडे कॉल देने का कोई औचित्य नहीं बैठता है, अच्छी सिचुएशन नहीं बैठती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। और इस पूरे मामले में लगातार जांच की भी मांग जो है वो शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की हाई अथॉरिटी जांच जो है वो होनी चाहिए। डीजीसीए की तरफ से भी इस पर जांच हो, इसको लेकर कहा जा रहा है। अब कुछ तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, जितने भी बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरें सामने आई, खासकर एनसीपी से जुड़े जितने भी बड़े कदावर चेहरे हैं वो सभी अजीत पवार के निधन से शोक में डूबे हैं। और ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। वडील गेल्यानंतर कधी माझ्यासारख्याला वडील नाही त्याची जाणीव नाही होती। बोलले पाहिजे होते, साडी घालून नाही करायला पाहिजे होतं। माझ्या दादाला एवढं चुकून टाकला तर नाही टाकला झाला। जी तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एनसीपी कार्यालय की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोनों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। रोहित पवार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो जब गाड़ी से निकले उनको जब ये जानकारी मिली उस समय वो बहुत भावुक होते हुए नजर आया। और जाहिर है परिवार ने अपने एक बड़े सदस्य को खो दिया है। कितने भी मतभेद हों व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब बात आती थी परिवार की तो अजीत पवार हमेशा अपने सगे संबंधियों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो रोहित पवार के साथ हो। रोहित पवार उनके भतीजे हैं। योगेंद्र पवार की तस्वीर देखिए आप देख रहे हैं, ये अस्पताल की तस्वीर है जब दोनों अस्पताल पहुंचे थे और दोनों ही रोते बिलखते नजर आ रहे थे। उनको भी ढांढस बंधाया जा रहा था, उनको भी कहीं ना कहीं सांत्वना दी जा रही थी कि इस घड़ी में
हालांकि वो अलग बात है कि ये जो घड़ी है ये भावुक कर देने के साथ साथ परिवार को तोड़ देने वाली घड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसी घड़ी में भी उन्हें मजबूत रहना पड़ेगा। इस बात का ढांढस लगातार उनके समर्थकों द्वारा, उनके शुभचिंतकों द्वारा उन्हें बनाया गया, क्योंकि ये समय ऐसा समय है। धनंजय मुंडे की देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भावुक होते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए। ये वीडियो सामने आया है जो काफी ज्यादा फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। धनंजय मुंडे भी रोते हुए दिखाई दिए। अभी हमने आपको दिखाया कि जितनी महिला समर्थक हैं वो किस तरीके से बिलखती हुई नजर आई। लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी हो गया है। ट्वीट्स लगातार एक्स सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर किए जा रहे हैं, नेताओं की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से। नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस पूरे खबर को सुनकर काफी ज्यादा स्तब्ध हैं और जाहिर है महाराष्ट्र ने एक बड़े नेता को खोया है। अमित शाह ने कहा कि आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार से रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक इतिहास को प्रदर्शित करता है। अनुराग ठाकुर का ट्वीट आया है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री एनडीए के प्रमुख सहयोगी अजीत पवार जी का पहले दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत कष्टदायी है, ये उन्होंने लिखा। और परिवार के लिए, शोकाकुल परिजनों के लिए सांत्वना अपनी व्यक्त की। अनुराग ठाकुर का आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी सांत्वना व्यक्त की है, श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि परमात्मा मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों, शुभचिंतकों को इस दुखद घड़ी में मजबूत रहने का साहस प्रदान करे। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम अजीत पवार के निधन से अत्यंत वो दुखी हैं और इस घड़ी में परिवार के प्रति उन्होंने सांत्वना व्यक्त की है और साथ ही अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी ट्वीट जो है सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पूरी घटना हुई है इससे काफ़ी ज़्यादा व्यथित हैं वो और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इसमें उनके पास शब्द नहीं है अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कि किस तरह से कितना बड़ा लॉस है, कितनी बड़ी क्षति है, ना सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए। उनको याद किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनको याद किया। वहीं ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर याद किया अजीत पवार को और वो ये कहती हुई नजर आई कि जितने भी को पैसेंजर्स इस विमान में मौजूद थे उनके निधन से भी वो स्तब्ध हैं और तमाम जितने लोगों ने इसमें जान गंवाई है अजीत पवार समेत उन सभी के परिवारों को ताकत मिले, उन सभी के परिवारों को इस घड़ी को सहने की क्षमता भगवान प्रदान करे, ये वो कहती हुई नजर आई। मायावती का भी ट्वीट सामने आया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के दुखद निधन से वो स्तब्ध हैं और इस पर उन्होंने कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि व्यक्त की है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। नितिन नवीन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी कुछ ही समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनको मनोनीत किया गया। उनका भी ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने भी इस पर दुख जताया है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है, अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर दुख जताया है और ये कहा है कि ये बहुत जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। एक बड़ी क्षति है राजनीति के लिए, एक बड़ी क्षति है उनके समर्थकों के लिए, ये कहा गया है उनकी तरफ से। वहीं पीयूष गोयल का भी ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण के लिए समर्पित रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एनडीए परिवार के वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी का प्लेन दुर्घटना में असामयिक मृत्यु का समाचार दुखद है और इस कठिन परिस्थिति में परिजनों के साथ वो खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें वो श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बयान सामने आया जिसमें एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के बारामती में ये विमान दुर्घटना हुई जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है।
साथ ही ये भी कहा गया है कि ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के परिवारों को आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक्स पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य सदस्यों का निधन दुखद है, ये वो कहते हुए नजर आए। परिवार को उन्होंने ढांढस बंधाया। साथ ही राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं परिवार के प्रति, प्रियजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति व्यक्त की है। राहुल गांधी का भी ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। एक्स पोस्ट पर जो उन्होंने पोस्ट किया है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि निधन का समाचार बेहद दुखद है। प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। सुप्रिया सुले जी और समस्त परिवार के जितने भी परिवारजन हैं, अजीत पवार के जितने समर्थक हैं, उनको सांत्वना दी है कहीं ना कहीं। तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी बयान सामने आया। एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने भी, और उन्होंने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की है अजीत पवार और उनके प्रियजनों के प्रति। प्रियजनों को सांत्वना कहीं ना कहीं दी है उन्होंने, और अजीत पवार के प्रति श्रद्धांजलि जो है वो व्यक्त की है। तो लगातार एक्स पर पोस्ट्स का सिलसिला जारी है और इस पूरे मामले को एक अलग एंगल भी देकर सोचा जा रहा है कि क्या इसमें कोई चूक रही होगी, क्या इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई होगी जिसके बाद इतने बड़े हादसे ने अंजाम दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, खासकर अगर वो किसी पद पर आसीन हो, अगर वो इस तरीके की यात्रा करता है तो उससे पहले सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वो क्यों नहीं हुए। तमाम जो बयान सामने आए हैं अलग अलग नेताओं के, वो भी आपको बिना देर के सुना देते हैं, सुनिए। कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे उनका दुखद निधन हुआ है। मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिजनों को, महाराष्ट्र की जनता को यह दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। समस्त सर्वप्रथम तो प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके समर्थकों, उनके परिवार के लिए, क्योंकि ये बड़े दुख का पल है अपनों को खोना, तो उनके लिए भी जो है उनको ये दुख सहने की शक्ति मिले, उनको संबल मिले और वो इस पीड़ा से निकलकर आगे बढ़ पाएं। इसके लिए भी मैं पीड़ित परिवार को, दुखी परिवार को और उनके सब समर्थकों के लिए भी कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उनको हिम्मत दें। महाराष्ट्र के राजनीति का बड़ा सितारा हमने गंवाया है। एक ऐसा नेता जो सुबह उठकर 7 बजे से जनता के काम के लिए तत्पर रहता था और एक शिष्टबद्ध नेता जो शिष्ट का पालन करता था। जो बात नहीं होती तो स्पष्ट रूप से नहीं कहने वाला, जो होती है तो उसमें कोई समय नहीं गंवाते हुए काम करने वाला ऐसा नेता करके महाराष्ट्र में उनका नाम था। इससे भी आगे बढ़कर अजीत पवार एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए थे जो कि महाराष्ट्र के राजनीति में उनका नाम लिए बगैर राजनीति आगे नहीं बढ़ती थी, ऐसे रूप में थे। राष्ट्रवादी पवार साहब के बाद में पवार फैमिली को शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र का जितना नाम ऊंचा किया था उसको आगे बरकरार रखने का काम भी अजीत दादा ने किया है। ये बहुत बड़ी हानि है, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति की, कि कोई सोच नहीं सकता कि अचानक एक सडनली ऐसा कुछ होगा और हमको महाराष्ट्र के ऐसे लोकप्रिय नेता को गंवाना पड़ेगा। ये हमारे सोच के बाहर है। जब आज सुबह पता चला तो ये बड़ी दुखद घटना, बड़ा दुख हुआ है कि महाराष्ट्र की जो हानि हुई है कभी भी भर के नहीं निकलने वाली, ऐसे रूप में जी की खबर आई है प्लेन क्रैश में। दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी एक लोकप्रिय नेता वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और वो जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हैं, 6 बार अपने देश के डिप्टी सीएम बने हैं
इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है, लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि रखता हूँ। मुझे तो एक बात मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छे लोग क्यों चले जाते हैं। संघर्षशील, जिनकी आवाज़ होती है, जिनकी अपनी ताकत होती है, जो अपने बदौलत समाज को एक दिशा देते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। और इसके पहले मुंडे जी चले गए, उसके पहले और भी लोग आप उठा करके देखिए, प्रमोद महाजन जी, अभी एक्स सीएम चले गए प्लेन में, और आज अजीत पवार जी चले गए। अब ये संजोग है या साजिश, ये मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए कि प्लेन क्रैश कैसे। कि समझदार मानुस होता, कुछ करने की इच्छा थी उनकी। और मुझे जो याद है उनकी कि खेलों के लिए करते थे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर खो खो के लिए करती हूँ, वो भी वहाँ के खो खो एसोसिएशन के प्रमुख थे। और मुझे याद है जब हमने इंदौर में एशियन खो खो खेली, उस समय भी वो अच्छे पदों पर रहे, मगर खुद हो के उन्होंने मुझे फोन किया। ये बड़ी बात की कमाल करती हो ताई, आपने इंदौर में एशियन खो खो चैंपियनशिप करी, खो खो को आप इतना महत्व दे रही हो। यानी दूसरों ने, अगर कोई किसी ने अच्छा किया है तो तारीफ करना, यदि बलमन सा जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसा व्यक्ति था। इस दुखद घटना का समाचार वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में, तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अजीत पवार अकस्मात में दुर्घटना में, विमान क्रैश में उनका देहांत हुआ है, बहुत दुख भरी बात है। अजीत पवार महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कैरियर में उनका बहुत बड़ा योगदान थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, पवार साहब के भतीजे हैं, और ये फैमिली पूरा। तो जितने भी बड़े नेता हैं महाराष्ट्र से जुड़े या देश से जुड़े, देश की राजनीति से जुड़े, तमाम नेताओं के बयान आपको सुना रहे थे कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी जी जुड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। सर्वेश जी, क्या जानकारी मिल रही है? आज महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है और पूरे महाराष्ट्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जाहिर है एक बड़े नेता को, एक बड़े चेहरे को महाराष्ट्र ने आज खो दिया है। जी, तो फिलहाल सर्वेश जी से आवाज़ जो है वो नहीं मिल पा रही है, और फिलहाल वो तकनीकी जो परेशानियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार के जितने समर्थक हैं वो इस वक्त शोक में हैं, अजीत पवार के जितने शुभचिंतक हैं वो शोक में हैं। अस्पताल जहां अजीत पवार की डेड बॉडी को ले जाया गया, उसके बाहर जिस तरीके से समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला, भीड़ देखने को मिली, भारी जनसैलाब देखने को मिला, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अजीत पवार लोगों के दिल में किस तरीके से बसते थे, और ख़ासकर उनके जो शुभचिंतक बारामती में उनको सुनने के लिए आए थे,
क्योंकि वो जनसभा को संबोधित करने वाले थे और जाहिर है वहाँ पर अजीत पवार की एक बड़ी सभा होती, उनके शुभचिंतक वहाँ पहुँचते, उनको सुनने वाले की संख्या, उनको देखने वालों की संख्या, उनके विचारों को हमेशा, उनका विचारों का पालन करने वालों की संख्या, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो तस्वीरें देखी जा सकती है, कोई भी भावुक हो जाएगा। आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ सर्वेश जी। सर्वेश जी, जो मेरा सवाल था कि आज महाराष्ट्र में इतना दुखद समाचार सुबह ही लोगों को सुनने को मिला है, खासकर ये एनसीपी के कार्यकर्ताओं के लिए, जितने भी अजीत पवार के शुभचिंतक हैं और खासकर अजीत पवार के परिवार के लिए बेहद दुखद दिन है आज का। पवार फैमिली के लिए ये क्षति किसी भी तरह से भर पाना बेहद मुश्किल है। एक जमीन से जुड़े नेता जो महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक अपना मुकाम रखते थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, जिस तरह से शरद पवार से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, तकरीबन 4 से 5 बार वो महाराष्ट्र के इस पद पर विराजमान हो चुके हैं और किसी तरह की कोई हादसों को लेकर कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो दुख पहुंचा है उसको लेकर महाराष्ट्र में एनसीपी के जितने भी सेल के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो एक एक करके अपनी गाड़ियों से उनका जो काफिला है वो बारामती की तरफ रुख कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद बयान दिया है कि वो और खुद एकनाथ शिंदे भी बारामती की तरफ जा रहे हैं और जो भी कुछ बातें होंगी परिवार से बात करने के बाद, जो भी मूवमेंट होगा, अगर कुछ कार्रवाई करनी या जांच पड़ताल करना है तो उसको लेकर परिवार से बात करने के बाद ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री इस बात को आगे घोषित करेंगे। लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ एडवोकेट नितिन सातपुते जी का जो एक मैसेज आया था कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, इसकी कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, उसको लेकर एक सीबीआई की जांच जरूर होनी चाहिए, उनकी एक डिमांड थी। जिस तरह से वो अभी नितिन सातपुते टाउन पहुंचने वाले, उनका मीडिया से बात भी करें, हमारी कुछ उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हुई है, उनको भी संदेह है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार की जो मौत हुई है तो मौत एक साधारण मौत या कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं है, उसके पीछे हो सकता है कि उनका अनुमान है कि कोई साजिश हो सकती है, तो वो भी जांच की बात कह रहे हैं। लेकिन पार्टी के कुछ नियम और कानून है जो इसको फॉलो करते हुए वो सामने आकर भी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन देर शाम तक ये जो जांच की का जो पूरा मामला होगा इस पर से पर्दा उठ सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है कि जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर पार्टी की तरफ से भी बात कही जा सकती है। कुल मिलाजुलाकर जिस तरह से 5 लोग या 6 लोगों की जो मौत हुई है उसमें 2 महिलाएं भी शामिल है, जो एक अजीत पवार के साथ एक माली थी, साथ ही दूसरे जो पायलट थी फीमेल, वो जिस तरह से एविएशन जिस कंपनी का एयरक्राफ्ट था उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है कि उनके एयरक्राफ्ट में किसी प्रकार की खामी नहीं थी, लेकिन जांच की जो दिशा आगे बढ़ेगी अगर इस पूरे मामले पर, तो जो एविएशन कंपनी है वो भी जांच के दायरे में जरूर आएगी। और एविएशन एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जिस तरह से इस तरह के हादसे होते हैं वो हादसे अगर एक्सीडेंटल हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जांच होती जरूर है। अब ब्लैक बॉक्स जो एयरक्राफ्ट पे लगा होगा आखिरी मोमेंट में, जिस तरह से सीसीटीवी भी आया है कि दूर लगे एक शॉप में जिस तरह से विमान हादसा हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो उसका एक सीसीटीवी भी सामने आया कि किस तरह से बड़ी आग निकल रही है। तो लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ जरूर है, लेकिन आखिरी मोमेंट में जो था 45 मिनट का कह रहे हैं कि ये पूरा सफर था। अगर इस 45 मिनट में क्या कुछ एयरक्राफ्ट में बातें हो रही थी अजीत पवार की और उनके साथ जो लोग थे, तो कुल मिला जुलाकर जब बातें सामने आएंगी, जिस जिला परिषद चुनाव के सभा में जाना चाह रहे थे, क्या कुछ मोमेंट था, जाने से पहले वो किन लोगों से बातचीत किए थे, फोन रिकॉर्ड कॉल चेक हो सकते हैं और किससे बातचीत हुई थी, तो ये सारी चीजें जांच के दायरे में आती जरूर है और जांच होगी भी जरूर। ये इतना तो तय है क्योंकि महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत हुई है, कोई मामूली बात नहीं है। जी जयंती जी, यहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एविएशन एक्सपर्ट से बात की जो हमसे मुंबई से जुड़े थे, और उनसे ये सवाल पूछना क्योंकि बहुत लाजमी था कि 16 साल पुराना विमान था, तो क्या ये जो उम्र है इसकी वजह माना जा सकता है, या फिर ऐसे इतनी उम्र के विमानों के साथ
वो सुरक्षित होता है? किसी भी उप मुख्यमंत्री का उस विमान से यात्रा करना या किसी भी मुख्यमंत्री का या किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन पर बैठे व्यक्ति का ऐसे विमानों से यात्रा करना क्या अब सेफ रह गया है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जब भी महाराष्ट्र के या किस देश के किसी भी राज्य के या देश की जब भी कोई बड़ी वीआईपी मूवमेंट होती है या स्टेट लेवल पे रहे या देश के अलग अलग कोने जाने का रहे, तो पर्टिकुलर किसी न किसी एविएशन कंपनी से उनके जो टेंडरिंग होती है या कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो साइन होते हैं, और उस साइन के दौरान तमाम चीजें बताई जाती हैं कि किस वक्त कितनी जरूरत पड़ सकती है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। साथ ही जब भी मूवमेंट होता है वीआईपी मूवमेंट, तो एयरक्राफ्ट की उड़ाने से पहले चाहे हेलीपैड हो या फिर हवाई विमान जहाज हो, तो उनकी पूरी चेकिंग की जाती है, फ्यूल से लेकर उनके फंक्शनिंग को लेकर। तो सारी चीजें क्लियर होने के बाद ही एयरक्राफ्ट में सभी या हेलीपैड में सभी लोग बैठते हैं, तो तब उड़ान भरी जाती है। अब उड़ान भरी गई, लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ, अब उड़ान भरी गई, इसका मतलब पहले चेकिंग हुई होगी जरूर, लेकिन हादसों को कोई टाल नहीं सकता, ये भी बात सच है। लेकिन जब भी जांच होगी, फिलहाल डीजीसीए का जो पूरा मूवमेंट, जो सारी जानकारी आई है, एयरक्राफ्ट कंपनी की जो जानकारी आई है, वो फिलहाल अभी पल्ला जरूर झाड़ रहे हैं कि उनके तरफ से कोई खामी नहीं थी, लेकिन जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो चीजें साफ सुथरी एक एक करके सामने आएंगी, क्योंकि किसी मामूली आदमी की कौन हुई है। जिन एक्सपर्ट की हम बात कर रहे थे उनसे एक सवाल मेरा ये भी था कि क्या इसमें कोई लापरवाही, किसी लापरवाही को कारण माना जा सकता है? उनका साफ साफ जवाब था कि लापरवाही को कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो विजिबिलिटी थी वो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकती है कि विजिबिलिटी कम थी, और यही कारण था कि प्लेन जो है या जो विमान है वो क्रैश हुआ है। तो किसी लापरवाही का कोई इसमें संभावना नहीं है, इस तरीके की बात वो कहते हुए नजर आए। लेकिन ये कैसे मान लिया जाए, क्योंकि जाहिर है जब तक विजिबिलिटी चेक नहीं होगी, जब तक ये चेक नहीं होगा कि सारी चीजें सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि उस विमान में कौन बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से ही वो विमान जो है वो टेक ऑफ किया जाएगा। क्या ये सारी चीजें चेक होनी जरूरी नहीं थी? विजिबिलिटी अगर कम थी तो प्लेन उड़ाया क्यों गया? वो विमान जो है वो उड़ाया क्यों गया? ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है सर्वेश जी वो खड़ा होता है। देखिए, सारी चीजें क्लियरेंस करने के बाद ही हवाई जहाज या हेलीपैड उड़ान भरते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर जो है एयर उड़ान को लेकर का तमाम नियम है, तो उसके तहत ये उड़ान भरी जाती है। लापरवाही अब बढ़ती गई कि नहीं थी या थी नहीं, इसकी तो सारी चीजें हैं, जांच के बाद ही पता चलेंगे। फिलहाल जितने भी एयरक्राफ्ट में मौजूद थे सभी की मौत हो चुकी है, लेकिन एक चीज जरूर है कि इसके पहले भी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, तकरीबन उनके साथ हेलीकॉप्टर में को लेके 3 से 4 अलग अलग हादसे हुए हैं इसी तरह के, लेकिन लैंडिंग स्मूथली हुई, ऊपर राउंडिंग किया गया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को सुरक्षित तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में 3-4 बड़े इस तरह के हादसे हुए थे, उस दौरान वो सुरक्षित रूप से बच गए थे। उसके बाद वो जांच भी हुई, लेकिन जांच में कुछ चीजें बड़ी तौर पे सामने नहीं आ पाई। तो कुल मिला जुलाकर चीजें जांच होंगी तभी चीजें सारी क्लियर होंगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट अगर वाकई 15 साल पुरानी थी तो उसमें मेंटेनेंस पूरी तरह से सिक्योर था कि नहीं, क्या किसी तरह की खराबी थी कि नहीं, बार बार मेंटेनेंस पे तवज्जो दिया जाता था कि नहीं, क्योंकि पायलट जब किसी विमान को उड़ाता है तो वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद भी आता है। तो सब तमाम चीजें बाहर आएंगी, जैसे जैसे जांच का दिशा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आएंगी। अब भाई जाहिर सी बात है कि पवार फैमिली की तरफ से क्या कुछ मांगे होती हैं, अगर वो जांच चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं, जब महाराष्ट्र सरकार जांच चाहती है, अगर महाराष्ट्र सरकार जांच नहीं चाहती है, अगर उनके सामने सारी पिक्चर क्लियर है, तो एनसीपी पार्टी की तरफ से जरूर जांच की मांग की जाएगी।
जी बिल्कुल, जांच की मांग की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेटर की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में नतीजा फ्लाइट डेटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, मेंटेनेंस लॉग, मौसम की स्थिति, एटीएस कम्युनिकेशन का एनालिसिस, ये सारी चीजें जब एक रिपोर्ट में सामने आएगी उसी के बाद इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सर्वेश जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, अभी फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यहाँ एमओसीए ने बताया है कि एयरक्राफ्ट जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो क्रैश लैंडिंग की जो जांच है उसे करने के लिए जो टीम है वो बारामती के लिए रवाना हो गई है। दिल्ली से मुंबई बारामती चार्टर प्लेन के बारामती में क्रैश लैंड हुआ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की इसमें मौत हो गई। इसके बाद बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, जांच जो है वो शुरू हो गई और जांच का दायरा बढ़ाने के लिए अब जो टीम है वो दिल्ली से सीधा बारामती के लिए रवाना हो गई है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जाहिर है कि अब जांच होनी बेहद जरूरी है और ये जैसा अभी सर्वेश तिवारी जी ने भी कहा कि ये जो मामला है ये छोटा मोटा मामला नहीं है। किसी राज्य में लंबे समय तक 13 साल अगर कहा जाए, 13 साल में 5 बार एक साथ डिप्टी सीएम कोई व्यक्ति रहा और राज्य की राजनीति में एक बड़ा नाम कहलाए जाते हैं। बारामती में वहां के लोगों के साथ उनके सेंटिमेंट्स, उनकी भावुकता, उनकी भावनाएं जो है वो जुड़ी हुई है। जाहिर है किसी ऐसे व्यक्ति का निधन होना, वो भी इतने गंभीर हालात में, ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है जिसके लिए छानबीन होना जरूरी है। सर्वेश जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि इससे पहले देश ने ये देखा है, मैंने ये सवाल सुबह भी पूछा, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उनसे भी पूछा और ये बार बार पूछा जाना चाहिए कि इस तरीके के हादसे, इस पर सख्ती से क्या अब वो समय नहीं आ गया जब कार्रवाई होनी चाहिए? अहमदाबाद में हमने देखा पिछले साल कितना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ और उसमें विजय रूपानी गुजरात की राजनीति में एक बड़ा नाम माने जाते रहे हैं, उनका निधन हो जाता है, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उसके बाद इस तरीके की घटना जो है वो सामने आई है। हालांकि जैसा अभी आपने कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता और किसी तरीके के सवाल जो है, आरोप जो है वो उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती, मगर सवाल तो फिलहाल के लिए उठाए जा रहे हैं जिसका जवाब आना बेहद जरूरी है। सर्वेश जी, देखिए, जिस तरह से भी दिल्ली से टीम रवाना हो रही है, वो मौके पे पहुंचेगी, शायद 4-5 घंटे लेकर वो स्पॉट पे जाएगी, वहां पे तमाम चीजें जो है कलेक्ट करेगी, जिससे ब्लैक बॉक्स भी शामिल होगा। इसमें उन तमाम 4-5 अजीत पवार जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे लेके पायलट के फोन कॉल्स, मोबाइल फोन, 4-5 के मोबाइल फोन, वो भी जांच के दायरे में आएंगे। क्राफ्ट के जो तमाम अलग अलग पार्ट्स हैं वो उनको भी कलेक्ट किया जाएगा। क्या कुछ चीजें टकराई थी क्या प्लेन से, उसको भी वो लोग छानबीन करेंगे। तो तमाम चीजें प्रूफ के तौर पे वहां से कलेक्ट करने के बाद जब उनकी जांच की दिशा आगे बढ़ेगी, एक एक चीज करके वो जल्द से जल्द इस मामले में जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट अपनी जांच की पेश करे तो शायद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ा नेता था वो गया है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गुजर गया है, साथ में उनके निजी सहायक जो है जो महाराष्ट्र के कलवा इलाके में रहते थे, विदीप जाधव, 27 साल से उनकी सेवा में थे, वो उनकी मौत हो चुकी है। उनके पड़ोसियों का हमारे पास रिएक्शन आया हुआ है कि वो काफी अच्छे इंसान थे। तो सभी लोग चाहते हैं कि जांच हो, क्योंकि मामूली बात नहीं है। एक 2 महिलाओं की मौत हुई, यही जांच चाहते हैं। जांच होगी जल्दी, तभी पता चलेगा कि क्या कुछ है। भी अटकलें लगाने का कोई तर्क बिल्कुल नहीं बैठता, क्योंकि बिना जांच के ये सब चीजें बहुत टेक्निकल होती हैं। एविएशन की भाषा में कहें कि खाली एविएशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि बिना प्रूफ और बिना जांच के इनकी जो फैक्टेबल चीजें होती हैं, जब तक ये सामने नहीं रखेंगे, उस आधार पे कोई भी अनुमान लगाना या किसी को टारगेट करना बिल्कुल गलत होगा। जी सर्वेश जी, एक जानकारी और सामने आ रही है और जाहिर है अभी जैसा हमने कहा कि किसी भी जानकारी की पुष्टि जब तक नहीं हो जाती, हम किसी तरीके के आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सवाल उठ रहे हैं तो हर बिंदु पर प्रकाश डालना ये राष्ट्रीय समाचार का काम है। तो अभी वो हम कर रहे हैं कि वीएसआर एविएशन को लेकर भी बातें चल रही है कि पिछली कुछ सुरक्षा चिंताओं के बावजूद भी ऑपरेशन जो है वो जारी रखा गया और फर्म को बार बार गलती करने वाला कहा गया।
इन दावों को डीजीसीए ने ऑफिशियली वेरीफाई अभी तक तो नहीं किया है, मगर ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सर्वेश जी, देखिए, अभी जो वेसर जो जिसकी एयरक्राफ्ट था, उसको लेकर डीजीसीए अभी तमाम वेबसाइट पे जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, कहीं पे भी उसको कुछ डायरेक्टली टारगेट करता हुआ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी अभी जो ताजा जानकारी आई है कि शरद पवार जो है कुछ समय पहले बारामती के लिए निकलने वाले थे, शायद वो मुंबई में ही, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी किसी बातचीत नहीं पाई है, क्योंकि कुछ मैसेज हमारे पास आए हैं जिसमें कहा जा रहा है शरद पवार बारामती निकलने वाले थे, लेकिन अचानक से वो फिर अपने घर पे जो मुंबई के मलबार इलाके में सिल्वर ओक है, तो वहां पर वापस लौट आए हैं। अब वो शायद थोड़ी देर बाद निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, कुछ पक्की जानकारी नहीं मिल रही है। एक बड़ा सदमा उनके लिए कह सकते हैं। और रही बात पूरी जांच की, तो शाम तक इस जांच को लेकर एक बड़ी खबर जरूर आ सकती है कि हो सकता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद मुख्यमंत्री ऐलान कर दें, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी। दिल्ली की टीम एयरक्राफ्ट की पड़ताल करने को आ ही रहा है। अब वीएसआर कंपनी कितनी टारगेट पे आती है, क्योंकि इसका नाम पहले भी कुछ मामलों में महाराष्ट्र के एयरक्राफ्ट या हेलीपैड मामले में आया जरूर है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जब व्यापी मूवमेंट होता है तो शायद इसी के एयरक्राफ्ट या हेलीपैड यूज होते हैं। तो ये कितनी टारगेट पे आती है, इसको कितना भुगतान करना पड़ सकता है, जांच में क्या दोषी पाई जाती है नहीं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। अगर सही जांच होगी, अगर वाकई एयरक्राफ्ट में कोई खामियां थी और उड़ने लायक नहीं थी, तो इसे उड़ने के लिए क्यों भेजा गया? तो वीएसआर कंपनी सवाल सर्वेश जी इसलिए भी उठता है क्योंकि लेरजेट 45 जो विमान है जिसमें इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, इसको लेकर ये जानकारी भी आई कि 2023 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि जो उसमें लोग सवार थे, 3 लोग बताया गया कि उसमें जो लोग थे वो घायल हुए। उससे पहले भी लैंडिंग के दौरान रनवे से वो जो विमान है वो उतर गया था। और इस घटना में हालांकि किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन उस घटना ने उस समय भी रेगुलेटरी का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचा था, लेकिन किसी भी कार्यवाही की डिटेल्स जो है वो साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई थी। तो क्या अब ऐसा लगता है कि इस मामले पर भी, इस कड़ी में भी जांच जो है उसकी वो होने की जरूरत है? सर्वेश जी, पहले के तमाम हादसे जो भी इस एयरक्राफ्ट लेयरजेट से दिखाए गए हैं, उनको भी कलेक्ट किया जाएगा, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन। और अब की ताजा जानकारी जो अजीत पवार जुड़ी हुई है 5 लोगों की मौत से, इसको भी कलेक्ट किया जाएगा। अगर वाकई कुछ खामियां थी, उसकी खामियों के बावजूद भी बार बार उसको मेंटेनेंस करके अगर ये इस हवाई जहाज को उड़ाया जाता रहेगा, तो एसआर कंपनी उसकी तमाम जो मैनेज जी, तो सर्वेश जी थे हमारे साथ और सर्वेश जी ज़्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर दे रहे थे। जाहिर है ये जो पूरा मामला है फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम चर्चा का विषय बना हुआ है और कई तस्वीरें ऐसी आ रही है जो चौंकाने वाली है, भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम रह चुके हैं। कई ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम रहे जिनकी वजह से वो चर्चा में आए। कई ऐसे राजनीतिक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कई ऐसे घटनाक्रम रहे जिसकी वजह से ना सिर्फ चर्चा में आए हैं बल्कि हमेशा वो चर्चा का विषय भी रहे हैं। उनको लेकर बयानबाजियां खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। उनके कई ऐसे वीडियोस जो अब वायरल हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ वो कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, मीडिया से जिस तरीके का उनका बात करने का लहजा था उसे भी बहुत अलग माना जाता था, अंदाज जो है वो अलग माना जाता था, क्योंकि जितने प्यार से और मजाक भरे अंदाज में वो मीडिया के कर्मियों से भी बातचीत कर लेते थे, वो शायद वो हुनर और किसी नेता में, महाराष्ट्र में खासकर, वो देखने को नहीं मिलता था। यही कारण है कि अजीत पवार को दादा बुलाया जाता था प्यार से, उनके समर्थक उनको दादा बुलाते थे, मीडिया कर्मी कई जो उनको कई सालों से जानते हैं वो उनको दादा कहकर पुकारते थे। तो आज एक बड़ी क्षति न सिर्फ महाराष्ट्र को ही है बल्कि पूरे देश को हुई है, ये कहा जा सकता है। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र आज पूरे दिन बनी हुई है। इस मामले पर लगातार जो अपडेट आ रही है वो हम अपने चैनल के दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि अजीत पवार का जो निधन हुआ है, इसी के साथ साथ उन्हीं के साथ साथ जो और लोगों ने जान गंवाई है, इस पूरे मामले पर और कितनी कड़ियां आगे खुलती हैं, क्योंकि जांच शुरू हो गई है एजेंसियों की तरफ से। बारामती जांच की टीम पहुंच रही है। उस जांच में क्या खुलासे होने वाले हैं, आगे चलकर ऐलान क्या होता है इस मामले को लेकर, इस पर हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है। कोशिश करेंगे कि आप तक पूरी जानकारी जो है वो पहुंचाते रहें।
मैं उनके पूरे परिवार को सांत्वना देता हूं, अजीत जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उप मुख्यमंत्री के रूप में, एनडीए के घटक के रूप में लगातार वह अच्छे कार्य कर रहे थे। आज एनडीए एक महाराष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। इस तरह से प्लेन क्रैश में दुर्घटना होना बहुत ही दुखद है। राजनीतिक तौर पर एक अपूरणीय क्षति है और पूरी पवार फैमिली के साथ हम लोग सद्भावना व्यक्त करते हैं। हमेशा और शरद पवार जी के यहाँ ही उनके आवास पर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और काफी अच्छे से मिलना, सभी को साथ लेकर चलना। राजनीति में एनडीए के साथ रहने के बावजूद भी अभी 1 महीने पहले वो जब शरद पवार जी का जन्मदिन था तो वो वहां पे भी मौजूद थे और सभी के साथ मिल रहे थे। तो बहुत ही कम लोग होते हैं कि अपने राजनीतिक सिद्धांत पर भी रहते हैं और परिवार को भी साथ लेकर चलते हैं। खबर आ रही है कि बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ। एक राजनीतिक नेता, सही बोलो तो आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, पहचान तो पुरानी थी, मैं भी विधायक था, लेकिन जब वो उद्धव जी ठाकरे साहब के सरकार में आए और सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, अर्थ मंत्री थे, तब नजदीक आना हुआ, मिलते रहे। एक दिलदार, पारदर्शी इंसान, राजनीतिक नेता भी, जबान दी मतलब दी, फिर पीछे नहीं हटना, ऐसा उनका स्वभाव था। काम के बारे में अगर कुछ कहूं तो अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो समझ लेना, चिंता ही नहीं करना, कहीं दौड़ने की बात नहीं आती। ना कहा तो ये नहीं था कि राजनीतिक ना नहीं कहते, कभी राजनीतिक ना नहीं, भाई तकनीकी होगा या कुछ मामला होगा। एक बहुत ही दिग्गज नेता थे और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय थे। उनसे इस निधन को पूरे देश को, विशेषकर महाराष्ट्र को, उनकी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, मित्रों को, परिवार को जो आघात पहुंचा है, मैं उनसे संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रभु से निवेदन करूंगा कि उनको शक्ति मिले सबको कि इस आघात को सह सके। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज में कि बारामती में जहाज के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। आज जब सुबह को मैंने ये सुना, मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता। देखिए, मतलब आप कभी उम्मीद नहीं करते हैं कि संसद के पहले दिन सत्र के आप इस तरह की दुखद खबर, बहुत राजनीति उनके अंदर बची हुई थी और ये पूरा का पूरा जो आज हुआ है वो असहज करता है। राजनीतिक रूप से हम एक साथ नहीं थे, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि एक डिसीजन मेकर के रूप में उनकी भूमिका रही, प्रशासक के रूप में रही। उनके समर्थकों को, उनके परिवार वालों को ईश्वर अत्यधिक शक्ति दे, इसे स्वीकार कर। सर, एक मुद्दा जो बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण
और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। इनके परिवार को मैं हृदय से संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति सहन करने का ताकत दे, हमारी श्रद्धांजलि है। जी, तो वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे, साथ ही जितने भी बयान सामने आए हैं वो आपको सुना रहे हैं। इस पूरे मामले पर पूरे देश की राजनीति इस वक्त सदमे में है, क्योंकि अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी से समझ में आता है कि अजीत पवार का जो जुड़ाव है न सिर्फ उनके शुभचिंतकों, उनके समर्थकों के साथ था, बल्कि तमाम जितने राजनेता हैं उनके साथ भी किस तरह से उनका जुड़ाव था, और जितने भी नेता थे वो कितनी करीब से अजीत पवार को जानते थे, ये उन तमाम बयानों में साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे दिन इस मामले पर हमारी कवरेज जो है वो जारी है, और जो अपडेट निकलकर सामने आएगी राष्ट्रीय समाचार कोशिश करेगा कि सबसे पहले आप तक पहुंचाए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।